हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर जीन लाइब्रेरीज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जीन लाइब्रेरीज होती क्या है। अ जीन लाइब्रेरी इज अ रैंडम कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड फ्रेगमेंट्स। ठीक है, क्लोन मतलब कॉपीज। ठीक है, इन अ सुटेबल वेक्टर दैट आइडियली इंक्लूड्स ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, यहाँ सिर्फ नाम दिया गया है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनको स्टोर करके रखा जाता है सुटेबल वेक्टर के साथ इंटीग्रेट करके, और उसको एज ए लाइब्रेरी फिर कहा जाता है। ठीक है, दो तरह की जीन लाइब्रेरीज हो सकती हैं। एक होगी सी डीएनए लाइब्रेरी, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी भी बोला जाता है। दूसरी है जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, दोनों में है जीन ही। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों जीन्स क्यों है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी जो है वो कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोन्स, ठीक है, उनकी कॉपी की कलेक्शन है दैट वर जनरेटेड इन विट्रो फ्रॉम द एमआरएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म और स्पेसिफिक टिश्यू और सेल टाइप और पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जीन क्यों कहा गया, इसको भी जीन की कैटेगरी में क्यों रखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी को? बिकॉज जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो बन किससे रहा है, वो कॉपीज वो बनती है एमआरएनए से। और एमआरएनए क्या है? जीन की एक्सप्रेशन होती है। कोई भी जीन जब एक्सप्रेस होती है तो वो एमआरएनए बनती है। तो एमआरएनए होने का मतलब हमारे पास उस जीन की सीक्वेंस है। बस ये यहाँ पर डिफरेंस होता है कि वो थोड़ी रिफाइंड सीक्वेंस है। ठीक है, प्रॉपर जो जीन है वो वहां पर सीक्वेंस उसकी प्रेजेंट है। दूसरी है जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोन्स कंटेनिंग द जीनोमिक डीएनए। ठीक है, दैट इज कंप्लीट unprocessed DNA of an organism propagated in bacteria or virus. तो यहां पर वर्ड है जीनोमिक। है तो इसमें भी जीन्स, लेकिन इसमें सारी की सारी जो सीक्वेंसेस है वो इन्वॉल्व होती हैं। जीन की सीक्वेंस जो कि एक्सप्रेस होती है वो तो होती ही है, साथ में अननेसेसरी या अनप्रोसेस्ड डीएनए सीक्वेंसेस जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। देखो, जब एमआरएनए बनता है तो प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, डायरेक्टली जीन से तो सीधा एमआरएनए नहीं बनता, बीच में कुछ सीक्वेंसेस होती हैं वो रिमूव होती हैं, जबकि इंट्रोन्स जैसे बात करते हैं। ठीक है, इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं जीन्स के अंदर। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी बनाते हैं एमआरएनए से, तो उनमें जो है इंट्रोन्स नहीं होते। ठीक है, जबकि जब हम जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं उसमें एमआरएनए से हमने डीएनए नहीं बनाया, उसमें हमने कंप्लीट जो जीनोम था वो यूज किया, जिसके अंदर इंट्रोन्स एक्सोन्स दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ये अनप्रोसेस्ड सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी में और जीनोमिक लाइब्रेरी में। साथ ही जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए जो वेक्टर होगा वो लार्ज वेक्टर होगा। ठीक है, और होस्ट जो है जिसके अंदर उसको स्टोर करके रखा जाएगा वो भी एक लार्जर कैपेसिटी होल्ड करने वाला ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि बैक्टीरिया एंड यूजुअली वायरस होते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी जो है वो एक स्पेसिफिक टिश्यू जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर एक जीन को एक्सप्रेस कर रहा है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, वो एक्सप्रेशन कलेक्ट किया जाता है। जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, किसी भी टाइम से उसको कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो एक्सप्रेशन हो रहा है या नहीं इस जीन का, वो पूरा का पूरा जीनोम ही कॉपी कर देते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। तो जीन लाइब्रेरीज जो हैं दे एक्ट एज सोर्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग, इसके लिए एज ए सोर्स एक्ट करते हैं। दूसरा, जीन लाइब्रेरीज जो होती हैं दे एक्ट एज डाटाबेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च पर्पस, क्योंकि ये सीक्वेंसेस हैं
जो कि यूजफुल होती हैं, किसी फंक्शन के लिए, किसी एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक सोर्स बनती है। लाइब्रेरी क्या होती है? एक सोर्स है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की एक सोर्स है। तो ऐसे ही ये जीनोम्स की या जीन की लाइब्रेरी होती है, जिसमें जीन के सीक्वेंसेस की या कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस की स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। जीन लाइब्रेरीज जो है, दे एक्ट एज मेथड्स टू प्रिजर्व जीन सीक्वेंसेस और होल जीनोम ऑफ स्पीशीज इन विट्रो। लैब के अंदर उसको जो है स्टोर करके प्रिजर्व भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? सबसे पहले तो एमआरएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी टिश्यू से। कोई सेल है, टिश्यू है, उससे हम एमआरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखो, डीएनए नहीं, एमआरएनए एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सप्रेस्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पर। और फिर कॉपी ऑफ single-stranded DNA are synthesized from mRNA using reverse transcriptase। RNA से DNA बनाना, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होगा। साथ ही DNTPs जो है वो यूज होंगे, डाई न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए हाइब्रिड बनता है। एमआरएनए तो था ही पहले से, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। ठीक है, फिर क्या होता है, वो आरएनए रिमूव हो जाता है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज जो हुआ था वो बच जाता है। ठीक है, अब वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो था वो डबल स्ट्रैंड, अपना दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। पहले तो आरएनए से एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाया, सिंगल स्ट्रैंड। अब उस आरएनए को रिमूव कर दिया। ठीक है, आरएनए यहाँ पर टेम्पलेट था, अब वो आरएनए रिमूव हो गया और अब जो नया सिंथेसाइज हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और अपने लिए एक दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री डेवलप करता है, बनाता है। वो बनने के बाद वो जो फ्रेगमेंट है या मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, फिर इसको जो है प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है टू ऑब्टेन अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। फिर होस्ट सेल या जो कि बैक्टीरिया होता है उसमें इसको बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है उस ट्रांसफॉर्म्ड या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की इंट्रोडक्शन से। फिर उन बैक्टीरियल सेल्स को या होस्ट सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनमें प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंटीग्रेट हुआ है, एंटर हुआ है। ठीक है, जिनमें वो वाला प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अगर उनमें एंटर नहीं हुआ, वो बैक्टीरिया जो है सेलेक्ट नहीं किए जाते, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। वो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जिनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर कर जाता है और फिर उन होस्ट को सिलेक्ट करके उनकी कॉपीज बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से सिंथेसाइज होता है। एमआरएनए है हमारे पास, एक जो हमारा सोर्स ऑफ एक तरह से आरएनए था या जीन था, जो भी टिश्यू था जिसको भी हमें स्टोर करके रखना, जिसकी सीक्वेंस, उससे हम एमआरएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अब एमआरएनए की एक खासियत होती है, उसमें पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है, तो पॉली टी टेल वाला यहाँ पर प्राइमर लगाएंगे और प्राइमर लगाने से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और एंड एमआरएनए का डुप्लेक्स बन जाएगा। ब्लू कलर का जो स्ट्रैंड है वो नया सिंथेसाइज हुआ है, ग्रीन कलर का जो है वो एमआरएनए था। फिर क्या होगा, सेकेंड स्ट्रैंड जो है वो साथ साथ सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा। ग्रीन वाला जो स्ट्रैंड है वो ब्लू वाले स्ट्रैंड से एक तरह से सेपरेट होगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो सेपरेट होता जाएगा नीचे नया डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो
साथ साथ सिंथेसाइज होता रहेगा, जिससे कि हमें रिजल्टिंग डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यहाँ पर आप और थोड़ा क्लियरली देख सकते हो कि mRNA है जिसके ऊपर पॉली ए टेल है, उसको हम ऐड करेंगे पॉली टी प्राइमर के साथ। पॉली टी प्राइमर ऐड होने से क्या होगा, वो पॉली ए टेल से अटैच हो जाएगा और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐड करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा mRNA के ऊपर, और फिर जो है mRNA जो कि हाइड्रोलाइज था, उसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, ठीक है, एल्कली की हेल्प से हाइड्रोलाइज किया जाएगा। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो जो नया डीएनए बना था, स्ट्रैंड बना था डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड, वो mRNA के स्ट्रैंड से सेपरेट होने लग जाएगा। और जब वो सेपरेट होने लग जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो क्या कर सकता है कि अगर वो हेयर पिन लूप जो है वो बना सकता है, जो सिंगल स्ट्रैंड था वही अगर उसकी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो दोबारा से अपने आप में ही बेंड हो जाएगा और एक लूप बनाएगा। लूप को कट किया जा सकता है और ब्लंट एंड्स आ सकते हैं, ठीक है, अगर mRNA की सीक्वेंसेस जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसाइज करता है, जिससे रिजल्टिंग हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है ऑब्टेन हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तब यूज होगा जब एमआरएनए के सीक्वेंसेस जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, एक हाफ दूसरे हाफ के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर वो सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री है तो हेयर पिन लूप जो है वो बन जाता है और वो mRNA अपने आप में ही जो है कॉइल हो जाता है, अपने आप से ही कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, ठीक है। तो उसमें नया डीएनए अलग से सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं होती, वो बेंड कर जाएगा मॉलिक्यूल और आपस में ही एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना देगा। mRNA रिमूव हो जाएगा और लूप को जो है किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की हेल्प से कट कर दिया जाएगा, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमें ऑब्टेन हो जाता है। और डीएनए पॉलीमरेज तब यूज होता है जब mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने सिंथेसाइज किया, ठीक है, और उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को फिर हम यूज करते हैं टेम्पलेट की तरह और एक और उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, तब उसको यूज किया जाता है। उसमें हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर नहीं बनता। दूसरा टाइप जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। उसके स्टेप्स क्या हो जाएंगे, आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। यहाँ पर हम mRNA नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ हम न्यूक्लियस से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर पार्शियल डाइजेशन होती है डीएनए की फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको डाइजेस्ट किया जाता है और फिर उन फ्रेगमेंट्स को यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो है उनमें इंसर्ट किया जाता है, जो कि एज अ वेक्टर काम करते हैं। फिर उनको पैक किया जाता है, ठीक है, यीस्ट में या फिर बैक्टीरिया के अंदर। प्रॉपर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को, होस्ट सेल्स को सेलेक्ट किया जाता है और फिर बाद में एम्प्लीफिकेशन या उनकी कॉपीज बनाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बैक्टीरियोफेज लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, उसको काफ़ी सारे उसको जो है डाइजेस्ट किया, नॉन असेंशियल जो फ्रेगमेंट्स थे उनको रिमूव कर दिया और वेक्टर की कॉस साइट्स हमने यहाँ पर बचा कर रखी। फिर हमने टोटल प्लांट का डीएनए लिया, प्लांट का पूरा डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, उसको फ्रेगमेंट्स में कट किया। फिर वेक्टर जो था जिसके पास कोर्स साइट्स थी, उसमें हमने जो फ्रेगमेंट्स बनाए थे डीएनए के, टोटल जीनोम के जो हमने फ्रेगमेंट्स बनाए थे उनको ऐड कर देते हैं और उनको ऐड करने के बाद जो डीएनए
वेक्टर के साथ जो डीएनए फ्रेगमेंट्स ऐड हो चुके हैं, इंटीग्रेट हो चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट कह सकते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, उसको हम जो है आगे बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स या बैक्टीरिया के अंदर जो है कल्चर करते हैं, कॉपी करते हैं, बहुत सारी इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं और सेलेक्ट करके उसको फिर से उसकी कॉपीज बनाकर उसको स्टोर कर देते हैं। कैसे बैक्टीरिया को कैसे यहाँ पर एक तरह से ये कहा जाएगा कि कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक रेप्लिका प्लेट देंगे, ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज डिस्क जो है, अगार, रेप्लिका प्लेट क्या होगी, बेसिकली एक नाइट्रोसेल्यूलोज डिस्क होगी, ठीक है, उसको अगार की पेट्री डिश जो है, अगार से फिल्ड पेट्री डिश जो है उसके ऊपर इंक्यूबेट किया जाएगा, और जो बैक्टीरिया उस अगार पेट्री प्लेट में ग्रो कर रहे थे वो उस रेप्लिका प्लेट जो ऊपर हमने नाइट्रोसेल्यूलोज की डिस्क रखी थी उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद दो तरह की कॉलोनीज हमारे पास बन जाती हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज डिस्क को रिमूव किया जाता है और मास्टर प्लेट जो है वो अलग कर दी जाती है, जिसके ऊपर उसको रखा गया था नाइट्रोसेल्यूलोज डिस्क को, वो अलग कर दी जाती है। फिर क्या करते हैं, हम उनको मार्क कर देते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर से, एक तरह से पेन से, और इस तरह से कॉलोनीज को, उनको बैक्टीरिया की कॉलोनीज को मार्क करते हैं। और फिर जो है एक प्रोब जो है वो उसके साथ अटैच किया जाता है, रेडियो लेबल जो है वो अटैच होता है, और उसको फिर चेक करते हैं किस किस कॉलोनी में, ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं कॉलोनीज हैं, तो जिस जिस कॉलोनी में वो रेडियो लेबल एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होती है, वो मतलब वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। जिनमें वो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होती उन कॉलोनीज में बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, तो उनको हम लेबल कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इन कॉपीज को हम पहले ही जो जहाँ पर है, जैसे देखो ये देख सकते हो आप, इनमें पोजीशन एग्जैक्टली सेम है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही इसको भी 5 नंबर दे देंगे अलग अलग, 1 2 3 4 5 सेम नंबर, मतलब एक दूसरे के सेम होंगे। 1 वाले को 1 देंगे दोनों में, 2 को 2 नंबर देंगे, 3 को 3 नंबर देंगे, इस तरह से सेम नंबर्स देंगे। तो फिर बाद में हम एक्टिविटी को चेक करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी किस में दिखती है। जिस वाले में भी रेडियो एक्टिविटी देखी जाएगी तो मास्टर प्लेट में उस कॉलोनी को टिक कर लिया जाएगा कि ये वाली जो कॉलोनी है। चेक हम नाइट्रोसेल्यूलोज वाली में करते हैं, मास्टर प्लेट में चेक नहीं करते, चेक हम नाइट्रोसेल्यूलोज जो कि रेप्लिका बना था उसमें चेक करते हैं, और उसमें रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं। उसमें अगर रेडियो जिस भी कॉलोनी में, जिस भी पॉइंट पे 1 2 3 4 5 में से किसी भी कॉलोनी में अगर रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती है तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम मास्टर प्लेट के ऊपर फिर टिक कर लेते हैं और फिर उसकी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंपैरिजन है जीनोमिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी के बीच में। सीक्वेंसेस जो हैं जीनोमिक लाइब्रेरी में ऑलमोस्ट सारी जीनोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में सिर्फ जो एक्सप्रेस होती हैं, ट्रांसक्राइब्ड होती हैं, एमआरएनए जो बनाती है सिर्फ वही सीक्वेंसेस होती हैं, उनमें इंट्रोन्स एक्सोन्स सिर्फ जो है इंट्रोन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। फिर बात आती है जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी में इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी में सिर्फ जो एक्सप्रेस होता है प्रॉपर सीक्वेंस है वही स्टोर होता है। कंटेंट्स की बात की जाए तो डेवलपमेंटल स्टेज जो है जीनोमिक लाइब्रेरी के ऊपर अफेक्ट नहीं डालती, किसी भी स्टेज पर वो कलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो होल डीएनए जो है कलेक्ट किया जाता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी में डेवलपमेंटल स्टेज अफेक्ट करती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक यंग स्टेज है, उसमें अलग तरह की जीन एक्सप्रेस होती हैं, अलग तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, और एक ओल्डर स्टेज है उसमें अलग तरह के एमआरएनए बनते हैं, जीन एक्सप्रेस होती हैं, तो अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग एमआरएनए होगा। तो ये जीनोमिक लाइब्रेरी में नहीं होता, उसमें पूरा एमआरएनए हर स्टेज पर प्रेजेंट रहता है। सेल टाइप जो है वो भी जीनोमिक लाइब्रेरी में जो है अफेक्ट नहीं करता उसकी सीक्वेंसिंग को, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में टाइप ऑफ सेल यानी किस ऑर्गन से वो आरएनए एक्सट्रैक्ट किया है, लीव्स में अलग तरह का
कंटेंट होगा आरएनए का, और स्टेम में अलग तरह का कंटेंट होगा, रूट्स में अलग तरह का होगा, स्टोरेज ऑर्गन्स में अलग तरह का होगा, फ्लावर में अलग तरह का होगा। तो ये सेल का टाइप जो है वो एक तरह से कह सकते हैं अफेक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। फिर डीएनए इंसर्ट की जब बात की जाए तो साइज जीनोमिक लाइब्रेरी का उतना ही होगा जितना एक्चुअल जीनोम का होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी का जीनोम की कंपैरिजन में बहुत स्मॉल साइज होता है। इंट्रोन्स की बात की जाए तो जीनोमिक लाइब्रेरी में इंट्रोन्स और एक्सोन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी में इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद जो एमआरएनए बचता है उसको जो है स्टोर किया जाता है। सीक्वेंसेस की बात करें तो जीनोमिक लाइब्रेरी के वन और काफ़ी सारे उसके क्लोन्स बन सकते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी के हैं। ओनली वन क्लोन प्रेजेंट होगा उसका। और 5 प्राइम 3 प्राइम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की बात की जाए तो जीनोमिक लाइब्रेरी में वो प्रेजेंट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी में वो नहीं होती हैं। जीनोम की एज कम्पेयर टू जीनोम एनरिचमेंट ऑफ सीक्वेंसेस जो है वो एम्प्लीफाइड जीनोमिक लाइब्रेरीज में होता है, जबकि अबंडेंट जो एनरिचमेंट ऑफ सीक्वेंसेस है वो अबंडेंट होगी एमआरएनएस में। ठीक है। और रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो एम्प्लीफाइड लाइब्रेरीज जो होंगी जीनोमिक की उनमें फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, और जबकि एमआरएनए की जो होगी फॉर रेयर एमआरएनए स्पीशीज जो है उनमें फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, उनकी अकरेंस जो है कम होगी, क्योंकि जो रेयर है, रेयर का मतलब वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है सीक्वेंसेस उनकी, तो वो कम ही हमारे पास क्वांटिटी उनकी मिलती है। और वेरिएशंस की बात की जाए तो जीनोमिक लाइब्रेरी में वेरिएशंस इस तरह से नहीं होंगी, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी की बात की जाए तो जीन्स में वेरिएशंस मिलेंगी। वो डिपेंड करता है कि एमआरएनए किस तरह से प्रोसेस हुआ है। एक ही जीन जो है 2-3 तरह से प्रोसेस हो सकती है जब वो एमआरएनए बनाती है अलग अलग फंक्शनिंग के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। अब हम बात करते हैं कॉपीज़ बनाने की। इनकी कॉपीज़ कैसे बनाई जा सकती हैं, उसके लिए टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी म्यूलिस जो है 1983 में उन्होंने पीसीआर जो है वो डेवलप किया था फॉर एम्प्लीफिकेशन। ये क्या है? अ टेक्निक फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए एलिमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस और एलिमेंट। डीएनए एम्प्लीफिकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस और एलिमेंट। Or fragments longer than 35 kb cannot be efficiently amplified by PCR। और इसका प्रिंसिपल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इट सेपरेट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड ऑन हीटिंग मेकिंग इट इजी टू कॉपी देम। डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रैंड्स थे वो अलग अलग हो जाते हैं। दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं डीएनए के, जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में किससे अटैच्ड होते हैं? किसकी वजह से अटैच्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है हीटिंग करने से रिमूव किए जाते हैं, जिसको डीनेचुरेशन कहा जाता है, और सिंगल स्ट्रैंड कॉपीज हमारे पास ऑब्टेन हो जाती हैं, जिसको फिर कॉपी करना इजी होता है। फिर बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, इसके प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिएगा। थर्मल साइक्लर होता है, इन विट्रो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। और डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है। ओलिगोमर प्राइमर्स चाहिए। ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के लिए। फिर डीएनटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है, एटीपी डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो मॉलिक्यूल्स चाहिए। केसीएल चाहिए, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम टैग पॉलीमरेज होता है। प्रोसीजर की बात की जाए तो 3 प्रोसेस होते हैं, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, सॉरी। डीनेचुरेशन यानी कि एक डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रैंड्स जो है आपस में। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से बॉन्ड करता है, अटैच करता है। तो डीनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया जाता है। फिर प्राइमर जो है वो अनील किया जाता है, मतलब अटैच किया जाता है।
एंड्स पर फ्रेगमेंट्स के जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बने हैं, ऑब्टेन हुए हैं डीनेचुरेशन के बाद, उनके एंड्स पर प्राइमर अटैच किया जाएगा, ये एनीलिंग कहलाएगा। और फिर वो प्राइमर सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए थे उनको कॉपी करेगा और वो एलोंगेशन कहलाएगा। ठीक है, एक छोटी सी कुछ पॉइंट्स हैं टैग पॉलीमरेज के लिए। थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज होता है, ठीक है, और ये ऑब्टेन होता है थर्मस एक्वाटिकस से, and it can survive temperature up to 92 to 94 degree Celsius, and small amount of magnesium ion जो है वो उसकी एक्टिविटी को प्रमोट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। और बट इज दिस लैक्स 3.5 प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज में नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एरर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है एम्पलीफाइड सीक्वेंसेस में, कॉपीज में। तो क्या होता है, इसकी जगह और जो है पॉलीमरेज वो यूज किए जा सकते हैं जो बाद में एक तरह से डिस्कवर किए गए। PFU जो कि पायरोकोकस फ्यूरियोसिस से ऑब्टेन होता है, और TLI जो कि थर्मोकोकस लिटोरैलिस से ऑब्टेन होता है। ठीक है, TFL जो है एक पॉलीमरेज है जो थर्मस फ्लैविस से ऑब्टेन होता है, और वो 35 kb जो है इतने लार्ज फ्रेगमेंट्स तक को वो जो है एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, जो PFU और TLI है वो ज़्यादा एक तरह से एफिशिएंट है टैग पॉलीमरेज से। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस एक तरह से फॉलो किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। टेम्पलेट डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड वो डीनेचर किया जाएगा। डीनेचर करने से क्या होगा, अलग अलग जो है स्ट्रैंड्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये डीनेचुरेशन कब होती है, 92 टू 95 डिग्री सेल्सियस में। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है प्राइमर की अनिलिंग। टेम्पलेट डीनेचुरेशन जो है वो ऑलमोस्ट 15 टू 20 सेकेंड्स का टाइम वो लेता है। फिर आती है प्राइमर एनीलिंग की बात। प्राइमर एनीलिंग जो है वो 30 टू 40 सेकेंड्स का टाइम लेती है। ठीक है, और उसके लिए टेम्परेचर को हम लोअर करते हैं। डीनेचुरेशन 92 टू 95 डिग्री सेल्सियस तक की गई थी। फिर एनीलिंग के लिए टेम्परेचर लोअर किया जाता है। ये सब एक ही कंपार्टमेंट के अंदर होता है। ठीक है, तो लो कितना लो किया जाता है, टेम्परेचर अराउंड 52 टू 55 या 54 डिग्री सेल्सियस तक उसको लो किया जाता है। और फिर प्राइमर अटैच हो जाता है उन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट से। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप आता है प्राइमर से सिंथेसाइज होना नया डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। उसमें ऑलमोस्ट 1 टू 2 मिनट्स का टाइम लगता है, और वो होता है 65 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर को फिर राइज किया जाता है। अब डीएनए सिंथेसिस हो गया है, नई कॉपीज बन गई हैं। ठीक है, जो एक डीएनए मॉलिक्यूल था अब वहाँ पर 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है। अब इसके बाद दोबारा से सेकेंड साइकिल स्टार्ट की जाएगी। सेकेंड साइकिल के लिए जो हमारे पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं उनकी डीनेचुरेशन होगी, तो यानी हमारे पास 4 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से साइकिल जो है रिपीट की जाती रहती है बार बार। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास डीएनए का। स्टेप 1 है डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस पर 15 टू 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है डीनेचुरेशन के लिए। यहाँ देख सकते हो ऊपर वाला स्ट्रैंड और नीचे वाला स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो हट जाते हैं और वो स्ट्रैंड्स सिंगल स्ट्रैंड हो जाते हैं। अब अनीलिंग की जाती है सेकेंड स्टेप ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की। ठीक है, 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर लाया जाता है और 30 सेकेंड्स लगते हैं इसको, और दोनों स्ट्रैंड्स जो सिंगल स्ट्रैंड बने थे उन पर एक एक प्राइमर अटैच हो जाता है। ग्रीन कलर का यहाँ देख सकते हो आप 3 प्राइम एंड पर अटैच होता है। फिर तीसरा स्टेप आता है एक्सटेंशन। इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है, 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। टैग पॉलीमरेज होगा यहाँ पर, और वो जो है 1.5 टू 2 मिनट्स तक का उसका टाइम होता है, जिसमें वो सिंथेसाइज करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स
अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज हो चुके हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स बनने तक का जो एक तरह से जर्नी है वो एक साइकिल होगी। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स से 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो सेकेंड साइकिल होगी। फिर इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते जाएंगे। 3 साइकिल्स में 8 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 4 साइकिल्स में 16, इस तरह से 30 साइकिल्स तक जो है यहाँ पर की जा सकती हैं। यूजुअली 35 to 40 साइकिल्स एक पीसीआर प्रोसीजर में की जा सकती है एक बारी में। ये भी वही है, उसी के बारे में टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। 94 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन होती है, 60 डिग्री सेल्सियस पर अनीलिंग होती है प्राइमर की, और 70 टू अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस पर एक्सटेंशन ऑफ एक तरह से प्राइमर होता है, नया सिंथेसिस होता है। 25 to 35 साइकिल्स हो सकती हैं एक राउंड में पीसीआर। ठीक है, ये पीसीआर स्मॉल पीसीआर साइक्लर है। इसमें कंपार्टमेंट्स में इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं और उनके अंदर कंटेंट जो है वो फिल कर दिया जाता है। रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें हैं कंपोनेंट्स वो फिल कर दिए जाते हैं। सैंपल जो डीएनए है कॉपी जिसको करना है वो, और डीएनटीपीज, प्राइमर और पॉलीमरेज, ये चारों चीज़ें जो हैं इसमें फिल कर दी जाती हैं। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है प्रोसेस आगे प्रोसीड करता है। अब बात करते हैं पीसीआर की एफिशिएंसी की। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। सबसे पहले तो है एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लीफिकेशन। इट डिक्लाइंस विद एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टारगेट सीक्वेंस। जो टेम्पलेट डीएनए है जिसको हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, वो टारगेट उसके ऊपर जो सीक्वेंस होती है वो टारगेट सीक्वेंस है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो एक तरह से एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है। शॉर्ट सीक्वेंसेस होनी चाहिए उसमें। और प्राइमर की लेंथ जो है वो भी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइमर होगा तो भी उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही अनीलिंग टेम्परेचर जो है it has marked influence on PCR efficiency. A temperature higher than the ideal annealing temperature reduces PCR efficiency. ठीक है, हाई टेम्परेचर से अनीलिंग जो है वो कम हो, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो एनीलिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो कम ज़रूरी है कि वो उतना मेंटेन करके रखा जाए। फिर प्राइमर की सीक्वेंस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राइमर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है और if the primers used for PCR have complementary regions, primer dimers will be formed. आपस में primers में कोई complementary regions नहीं होने चाहिए। ठीक है, 3 प्राइम और 5 प्राइम जो एंड्स हैं वहाँ पर हम देखो, हम यहाँ पर 2 प्राइमर्स यूज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा 2 ऑलिगोमर प्राइमर्स। 2 ऑलिगोमर प्राइमर क्यों कहा गया है? एक दोनों अलग अलग एंड्स पर अटैच होंगे। एक प्राइमर यहाँ नीचे की तरफ 3 प्राइम पर अटैच्ड है, दूसरा भी है तो 3 प्राइम पर अटैच्ड। लेकिन अगर ये दोनों प्राइमर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो ये खुद ही डुप्लेक्स मॉलिक्यूल बना देंगे। ये डीएनए से अटैच होने की बजाय दोनों प्राइमर आपस में अटैच हो जाएंगे और अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंड्स जो है डीएनए मॉलिक्यूल के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट, जो टारगेट मॉलिक्यूल है डीएनए जो है उसकी सीक्वेंस भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है। अगर जो डीएनए है टारगेट जिसकी हम कॉपीज बना रहे हैं उसमें भी बहुत सारी जीसी रिच सीक्वेंसेस हैं तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन सकता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अवॉइड कर अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया तो डीनेचुरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और पीसीआर की एफिशिएंसी जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, 7 डिज़ा जीटीपी जो है वो यूज़ किया जाता है उसकी बजाय, जिससे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ना बन पाए, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर ना बन पाए। ठीक है, वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग जो है वो मेंटेन्ड रहे। फिर आती है बात एडिशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन सच एज बॉविन सेरम एल्बुमिन, जिससे कि
डीएनए पॉलीमरेज प्रोटेक्टेड रहता है, वो डीएनए पॉलीमरेज को प्रोटेक्ट करके रखता है, और पीसीआर जो इनहिबिटर्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा सर्टेन कंपाउंड्स एक्ट एज पीसीआर इनहिबिटर्स, एंड प्रेजेंस ऑफ सच रिएक्शन मिक्सचर जो है वो पीसीआर की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने होते हैं एक सक्सेसफुल पीसीआर कंडक्ट करने के लिए। पीसीआर की अब यहाँ पर एडवांटेज देखी जा सकती हैं कि एक तो हाईली सेंसिटिव टेक्निक है, दूसरा अमाउंट ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड इज़ वेरी लो, थोड़ी सी कुछ ही कॉपीज चाहिए होती हैं डीएनए की, जिससे मल्टीप्लिकेशन हो सके, एम्प्लीफिकेशन हो सके, जिसको हम बहुत सारी उससे कॉपीज बना सकें। फिर प्रोसीजर जो है वो काफ़ी रैपिड है, बहुत जल्दी कुछ घंटों में ही कंप्लीट हो जाता है, और रिलेटिवली सिंपल है, और इसके लिए कुछ ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेकर एक आ, एक तरह से एक कंपार्टमेंट में डाल दिए जाते हैं। जैसे कुकर है, कुकर में हम कुछ फॉर एग्जांपल दाल बनाते हैं, तो इसमें नमक मिर्च इस तरह से जो 3-4 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डाल देते हैं, और वो प्रिपेयर हो जाता है। फिर ऐसे ही पीसीआर में एक कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं, और फिर वो जो है कॉपीज प्रिपेयर हो जाती हैं। फिर जो प्योरिटी की बात की जाए वो ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पर केस नहीं होता है। इनहिबिटर्स वगैरह अगर रिमूव करें तो वो काफ़ी हद तक प्योर ही रहता है, और डिग्रेडेड डीएनए जो होगा वो भी सूटेबल हो सकता है, यूज़ किया जा सकता है। जैसे बोन्स है, फॉसिल्स हैं, वहाँ से डीएनए यूज़ करके भी पीसीआर को यूज़ किया जा सकता है। It does not require difficult to store and costly restriction enzymes. Restriction enzymes यहाँ पर बहुत difficult वाले यूज़ नहीं होते हैं। साथ ही पीसीआर रेडियो एक्टिविटी को यूज़ नहीं करता है, यूवी रेडिएशंस को यूज़ कर सकता है, और इथीडियम ब्रोमाइड को यूज़ करता है, लेकिन ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को भी यूज़ नहीं करता है, जिससे कि सेफ प्रोसेस होता है। और allele specific primers जो हैं they can be designed to directly detect the presence of specific alleles. अगर हमें सीक्वेंस पता है किसी स्पेसिफिक अलील की, तो उसके लिए हम प्राइमर एक स्पेसिफिक खुद डिज़ाइन कर सकते हैं आर्टिफिशियली, और पीसीआर में इंट्रोड्यूस करके उस पर्टिकुलर अलील की कॉपीज बना सकते हैं इजीली। हाईली वर्सटाइल है ये, काफ़ी तरह के इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो हैं, और साथ ही जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई उस तरह से ये इजीली मॉडिफाई भी किया जा सका है। डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीआर जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी फ़िलहाल आपके लिए ये सिंपल पीसीआर जो है स्टडी करना वो बहुत है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जीनोमिक लाइब्रेरीज, जीन लाइब्रेरीज, बेसिकली जीन लाइब्रेरीज जो कि दो तरह की होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो कि एमआरएनए जो एक्सप्रेस्ड जीन है उसकी कॉपीज होती है, और दूसरा सारा का सारा जीनोम उसकी कॉपीज। ठीक है, और इनकी कॉपीज बनाई कैसे जाती हैं आगे चलकर पीसीआर की हेल्प से। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। टेक केयर, हैव अ गुड डे।